श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो पिछली क्लास में हम सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स यानी कि अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का नॉर्मल प्रॉफिट से जो सरप्लस है वो सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स घटा देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो भी हमने डिटेल में पढ़ा है एक क्लास में कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को ज्ञात करने के लिए पहले हम पिछले वर्षों के लाभ देखते हैं। भूतकाल के लाभों के आधार पर भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का अनुमान लगाया जाता है। तो पिछले वर्षों के लाभ देखते हैं। अगर पिछले वर्षों में के लाभों को ज्ञात करते समय अगर किसी असामान्य मद यानी कि असामान्य लाभ या हानि को सम्मिलित किया गया हो तो उसके संबंध में समायोजन करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई गलती की गई हो पिछले वर्षों में तो उसके संबंध में भी समायोजन करने के बाद में पिछले वर्षों के समायोजित लाभ एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं। और फिर उन एडजस्टेड प्रॉफिट्स के आधार पर औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं। और औसत लाभों को ज्ञात करने के लिए भी दो विधियां काम में ली जा सकती हैं, एक तो है साधारण औसत और दूसरा भारित औसत। तो इन दोनों में से किसी एक उचित विधि को अपनाकर हम औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। और फिर इन औसत लाभों के आधार पर भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का समायोजन करते हुए हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। तो ये हमने डिटेल से एक क्लास में पढ़ा था और इसके संबंध में फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने इससे उसके अगली क्लास में हमने सॉल्व किया था। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं ये हमको अच्छी तरीके से पता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स घटा दिए जाएं तो जो अमाउंट आता है वो सुपर प्रॉफिट्स आता है, अधिलाभ आता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर से सामान्य लाभ ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स वह न्यूनतम दर है जो एक निवेशक, एक इन्वेस्टर अपने व्यवसाय से कमाना चाहता है। कम से कम इतने लाभ तो, कम से कम सामान्य लाभ तो कोई भी व्यवसाय में पैसा लगाने वाला निवेशक, व्यवसायी अपने व्यवसाय से कमाना चाहेगा। ये बाजार में प्रचलित एक सामान्य ब्याज की दर होता है। तो जो पूंजी लगाई गई है, जो औसत रूप से जो व्यवसाय में पूंजी लगाई गई है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से सामान्य लाभ कोई भी व्यवसायी कमाना चाहेगा। लेकिन अगर कोई व्यवसायी इससे अधिक लाभ कमाता है यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के रूप में नॉर्मल प्रॉफिट से अगर अधिक लाभ कमाता है तो जो आधिक्य की राशि है, जो सरप्लस का अमाउंट है, वो उस व्यवसाय की ख्याति के कारण कमाया जाता है। इसलिए हम सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। अगर किसी जमाए प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त व्यवसाय को खरीदा जाता है तो भविष्य में एक लाभ कमाया जाएगा और वो लाभ नए व्यवसाय को प्रारंभ करने से जो सामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं उन लाभों से कुछ अधिक होगा। और जो आधिक्य है, जो सरप्लस है, उसका कारण यही है कि पुराने व्यवसाय की ख्याति, और इन अधिलाभों के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हम निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी है उस पर सामान्य प्रत्याय की दर से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा दिया जाता है, तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली क्वेश्चन में दी हुई होती है, अगर नहीं दी हुई होती तो ऐसी कुछ सूचना दी हुई होती है कि उसके आधार पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर सकते हैं। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड व्यवसाय में जो वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी लगी हुई है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और वर्ष के अंत में जो पूंजी लगी हुई है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा दिया जाता है, तो औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ज्ञात की जाती है? नॉर्मली जो हमको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई होगी वो वर्ष के अंत की होगी, 31 मार्च की होगी, और उसके आधार पर हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। अगर स्थायी संपत्तियों का बाजार मूल्य दिया गया हो, वसूली मूल्य दिया गया हो, तो स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य या वसूली मूल्य पर लिया जाता है। अगर बाजार मूल्य या वसूली मूल्य इन संपत्तियों का नहीं दिया गया हो तो फिर जो पुस्तकों में जो अपलिखित मूल्य है वही लिया जाता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिर फिक्स्ड एसेट्स, इसके बाद इसमें करंट एसेट्स शामिल की जाती है टोटल एसेट्स में। करंट एसेट्स, अगर किसी प्रकार का कोई प्रोविजन करना हो तो प्रोविजन करने के बाद करंट एसेट्स ली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर डेटर्स पर कोई डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स के लिए प्रोविजन करना हो तो वो प्रोविजन घटाने के बाद में डेटर्स करंट एसेट्स में शामिल किए जाएंगे, करंट एसेट्स के रूप में लिए जाएंगे टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय। इसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियां। अदृश्य संपत्तियों में जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि शामिल किए जाते हैं। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है तो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स में शामिल नहीं करना। गुडविल को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय टोटल एसेट्स में गुडविल को शामिल नहीं करना है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन तो हम कर ही रहे हैं। इसलिए गुडविल का जो भी मूल्य दिया गया है वो महत्वहीन होता है गुडविल की वैल्यूएशन करते समय। तो इंटेंजिबल एसेट्स में बाकी अन्य अदृश्य संपत्तियां सम्मिलित की जाएंगी गुडविल को छोड़कर, और अदृश्य संपत्तियों का अगर वसूली मूल्य दिया गया हो तभी इंटेंजिबल एसेट्स को, अदृश्य संपत्तियों को यहां पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय शामिल करना है। अगर ये पुस्तक मूल्य पर दिखाई गई है तो इंटेंजिबल एसेट्स को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना। इंटेंजिबल एसेट्स केवल वसूली मूल्य, रियलाइजेबल वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी गई है इन इंटेंजिबल एसेट्स की, तभी इनको शामिल करना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, व्यापारिक विनियोग अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो इनको भी हमको शामिल करना है। तो ये सब टोटल एसेट्स में शामिल किए जाएंगे, और इनमें से फिर आउटसाइड लायबिलिटीज घटाई जाएगी। आउटसाइड लायबिलिटीज में ऑल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में जैसे डेटर्स, बिल्स पेबल्स, कोई प्रोविजन किया गया हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये शामिल किए जाते हैं। अगर प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे इक्विटी शेयर्स के संबंध में हो या प्रेफरेंस शेयर के संबंध में, प्रपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटी में शामिल नहीं किया जाता। प्रपोज डिविडेंड खुद जो है मालिकों से संबंधित होती है, बाहरी दायित्व नहीं होता, आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं होती। तो ऑल करंट लायबिलिटीज शामिल की जाएगी प्रपोज डिविडेंड को छोड़कर। ऑल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सभी दीर्घकालीन दायित्व शामिल किए जाएंगे। जैसे बैंक से कोई ऋण लिया है, वित्तीय संस्था से कोई ऋण लिया है, और या जो ऋण पत्र हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाते हैं, तो वो भी शामिल किए जाएंगे आउटसाइड लायबिलिटीज में। इसके बाद फंड्स फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज, भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के संबंध में अगर किन्हीं कोषों का निर्माण किया गया हो, जैसे ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इस प्रकार से अगर कोई फंड दिखाया गया है बैलेंस शीट में तो उसको आउटसाइड लायबिलिटीज मानकर हम घटाएंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय। तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दी जाती है और वर्ष के अंत में व्यवसाय में विनियोजित पूंजी ज्ञात कर ली जाती है।
और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करने के बाद में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से उस वर्ष का कर के पश्चात का लाभ, करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, घटा दिया जाता है, जिससे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी थी उसमें अब वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ जुड़ा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से वो लाभ घटा देने के बाद में हमको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से चालू वर्ष का लाभ घटा देने के बाद में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों के टोटल में 2 का भाग लगा देने से औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाएगी। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कई बार तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्ट दी हुई होती है और कई बार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको ज्ञात करनी होती है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न व्यवसाय से कमाए जाने वाली सामान्य लाभ की दर, सामान्य प्रत्याय दर। तो देखिए व्यवसाय में कहीं ना कहीं जोखिम तत्व निहित होता है, जोखिम तत्व शामिल होता है। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है व्यवसाय की, वो होगी प्योर रेट, यानी कि जोखिम रहित प्रत्याय की दर। ऐसी दर जिसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं हो, जैसे अगर बैंक में कोई एफडी करवाई हुई है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई पोस्ट ऑफिस में किसी सेविंग स्कीम में अगर कोई पैसा जमा करवाया हुआ है और उससे पैसा अगर प्राप्त हो रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, वो जोखिम रहित प्रत्याय दर प्योर रेट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि व्यवसाय से सामान्य कितना लाभ कमाया जा सकता है, इसलिए व्यवसाय का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसमें कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी रहेगा। तो प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर जो है, जो जोखिम तत्व है, उसका एक प्रीमियम भी मिलता है व्यवसाय से। तो व्यवसाय के लिए जब हम सामान्य लाभ की दर ज्ञात करते हैं तो जो जोखिम रहित दर है उसमें जोखिम दर को भी शामिल किया जाता है और इन दोनों का योग ही व्यवसाय से प्राप्त होने वाली सामान्य लाभ की दर कहलाती है। तो प्योर रेट यानी कि जोखिम रहित प्रत्याय दर और प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है, जो जोखिम दर है, वो भी इसमें शामिल की जाती है। तो या तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ आएगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है तो पिछले कुछ वर्षों के लाभांश की दर दी हुई होगी। तो सम ऑफ डिविडेंड रेट्स for last years, dividend rates of last years, कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्षों की लाभांश की दर दी गई होगी, तो उन लाभांश की दरों का टोटल कर लिया जाएगा और उसमें उन वर्षों की संख्या का भाग लगा दिया जाएगा जितने वर्षों की लाभांश दर दी हुई है, और इसमें फिर हम प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर ऐड कर देंगे। तो जो लाभांश की दरें दी गई हैं, उन लाभांश की दरों का औसत लिया जाएगा और उस औसत में रिस्क फैक्टर के लिए जो जोखिम तत्व है उसके लिए प्रीमियम उसमें शामिल कर दिया जाएगा। और तीसरा तरीका है, अगर क्वेश्चन में प्रति अंश लाभांश दिया गया हो, डिविडेंड पर शेयर दिया गया हो, तो इसका उस शेयर की मार्केट वैल्यू से, मार्केट प्राइस से उसका प्रतिशत ज्ञात करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात की जा सकती है। अगर प्रति अंश लाभांश दिया गया है तो एक अंश का बाजार मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस कितनी है, और उस एक अंश के बाजार मूल्य पर कितना लाभांश मिल रहा है, यानी कितना प्रत्याय मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, वो हम इसका प्रतिशत से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी गई हो तो इन तीन तरीकों से हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर सकते हैं।
तो हमको पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करनी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर क्वेश्चन में दी गई है तो ठीक है, नहीं तो हम इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से जो सूचना दी गई है उसके आधार पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर सकते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात कर सकते हैं, और इन नॉर्मल प्रॉफिट्स को फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से घटाने के बाद में जो राशि हमको प्राप्त होती है वो सुपर प्रॉफिट्स कहलाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कई बार जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ज्ञात करने के लिए हमको टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज हमको नहीं दी गई होगी, कुछ अन्य सूचनाएं दी गई होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड व्यवसाय में अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड, एक वैकल्पिक विधि भी है, उसके आधार पर हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का वैकल्पिक तरीका, ऑल्टरनेटिव मेथड। अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि। तो एक वैकल्पिक विधि से, एक ऑल्टरनेटिव तरीके से हम अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इक्विटी अंश पूंजी लेंगे, यानी कि व्यवसाय में कितनी पूंजी विनियोजित की हुई है। तो इक्विटी अंश पूंजी व्यवसाय में लगी हुई है, व्यवसाय के मालिकों की पूंजी है इक्विटी अंश पूंजी। अगर पूर्वाधिकार अंश भी निर्मित किए गए हैं तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये पूंजी भी व्यवसाय के मालिकों की व्यवसाय में लगी हुई है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तीसरा, जो रिजर्व्स और सरप्लस है, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है। और गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यवसाय को बेचा जाता है, और व्यवसाय को बेचते समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो अगर संपत्तियों एवं दायित्वों का जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसके पुनर्मूल्यांकन पर अगर लाभ होता है, यानी कि किसी दायित्व का मूल्य कम हो जाता है और किसी संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है रीवैल्यूएशन पे, तो वो संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कहलाता है। तो संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, तो अगर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो उसको भी हम शामिल करते हैं। तो अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए हम इक्विटी अंश पूंजी को लेंगे, यह पैसा व्यवसाय में लगा हुआ है व्यवसाय के मालिकों का, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी लेंगे, संचय एवं आधिक्य लेंगे, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर अगर कोई लाभ हुआ है उसको लेंगे, और एक राशि हम और लेंगे, वो लेंगे प्रस्तावित लाभांश। लाभांश बाह्य दायित्व तो नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड हमने बात की थी कि प्रोपोज डिविडेंड को आउटसाइड लायबिलिटीज में शामिल नहीं करते। करंट लायबिलिटीज जब हम लेते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज घटाते समय टोटल एसेट्स में से, तो करंट लायबिलिटीज में हम प्रोपोज डिविडेंड को शामिल नहीं करते, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड बाह्य दायित्व नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड जो है स्वामियों के प्रति ही, व्यवसाय के मालिकों के प्रति ही दायित्व है। तो प्रस्तावित लाभांश को भी शामिल करते हैं। तो इक्विटी अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और प्रस्तावित लाभांश, इन सबको अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय शामिल किया जाता है। जब हमको वैकल्पिक तरीके से अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी हो तब हम ये तरीका अपनाते हैं, और अगर सीधे तरीके से डायरेक्ट मेथड से जब हम अंतिम विनियोजित पूंजी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते हैं तो टोटल एसेट्स में से
आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटा दी जाती है। तो इन सब को जोड़ा जाता है और इन सब का जो टोटल होता है उसमें से कुछ मदें घटाई जाती हैं। जैसे अगर कृत्रिम संपत्तियां हों तो कृत्रिम संपत्तियों को इनमें से घटाया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियां यानी कि जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, ये सब बैलेंस शीट में दिखाए हुए होते हैं और ये जो मदें हैं ये कृत्रिम संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इस तरह की अगर कोई अमाउंट दिए गए हों, इस तरह की मदें अगर दी गई हों तो वे कृत्रिम संपत्तियां होती हैं और उनको हमको घटाना होता है इनके टोटल में से। तो कृत्रिम संपत्तियां हम घटाएंगे। इसके बाद अगर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष भी हम घटाते हैं, ऋणात्मक शेष भी हम घटाते हैं। यानी कि अगर हानि प्रकट करता है लाभ हानि खाता, तो अगर हानि हुई है तो हानि को हम अंतिम विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय घटाते हैं। लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष हम घटाते हैं। और इसके बाद हमने बात की थी कि व्यवसाय को बेचते समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो लाभ को जोड़ते हैं और अगर हानि होती है तो हानि को हम घटाते हैं। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि, इसको भी हम घटाएंगे। गैर व्यापारिक विनियोग, गैर व्यापारिक विनियोग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम घटाएंगे। तो इन सब के टोटल में से पहला कृत्रिम संपत्तियां अगर दी गई हैं क्वेश्चन में तो उनको घटाएंगे। फिर लाभ हानि खाते का अगर ऋणात्मक शेष है यानी कि हानि प्रदर्शित कर रहा है लाभ हानि खाता, तो वो भी हम घटाएंगे। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर अगर हानि हुई है तो उसको भी हम घटाएंगे। गैर व्यापारिक विनियोग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर दिए गए हैं क्वेश्चन में तो उनको भी हम इस टोटल में से घटाएंगे। इक्विटी अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और प्रस्तावित लाभांश, इन सब का टोटल कर लिया जाता है। और इस टोटल में से कृत्रिम संपत्तियां, लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि और गैर व्यापारिक विनियोग, इन राशियों का टोटल घटा दिया जाता है और जो राशि प्राप्त होती है वह अंतिम विनियोजित पूंजी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट तरीके से यानी कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, इस तरीके से अगर अंतिम विनियोजित पूंजी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं ज्ञात कर सकते तो फिर एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, इससे हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।